गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हमारी ये जो क्लास है ये बीए पार्ट थर्ड में इमाइल दुर्खीम के संदर्भ में है। पिछले क्लासों में हम कार्ल मार्क्स के संदर्भ में पढ़ चुके थे, उनका वर्ग और वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आज की क्लास में हम जो दुर्खीम का महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह पुस्तक मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है और 1893 में इस पुस्तक का लेखन कार्य इन्होंने किया था और इस पर इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। इस पर हम चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन शब्द नाम आते ही लोगों के मानस में ये प्रश्न उठता है कि शायद ये डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब काम के बंटवारे से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। काम के बंटवारे से इसका तात्पर्य ना होकर आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में निपुण है, वह उस कार्य को करने का मास्टर है, वो अपने उस कार्य को एक सावयवी संरचना बनाते हुए अपनी सेवाओं को प्रदान करता है और लोग उनकी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा अर्थ श्रम विभाजन के संदर्भ में हो सकता है। जब हम श्रम विभाजन के अध्ययन को करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है इसमें कि दुर्खीम ने फ्रेंच भाषा में किताब लिखी है, द ला डिवीजियो द ट्रावेल सोशियल, जो कि आप इस लाल गोले में देख सकते हैं। ये मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसको अंग्रेजी रूपांतरण में हम कहेंगे द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार के संदर्भ में, श्रम विभाजन किस तरह कार्य करता है उसके संदर्भ में, इसको किस प्रकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार काम में लिया जाता है, इसके संदर्भ में व्याख्या की गई है। दुर्खीम यह कहना चाहते हैं कि सावयवी एकता और यांत्रिक एकता दो प्रकार का कंसेप्ट है। जहां यांत्रिक एकता का अर्थ है आदिम समाज में पाई जाने वाली एकता। यांत्रिक एकता का संदर्भ है एक ऐसी एकता जो श्रम विभाजन रहित है, और सावयवी समाज, जिसे हम आज का समाज कह सकते हैं, इसके अंदर सावयवी एकता पाई जाती है। दुर्खीम के मतानुसार श्रम विभाजन में प्रकार शब्द का तात्पर्य या उन संबंधों से माना जाता है जो किसी सावयव को किसी अंग व गतिविधियों पूर्ण सावयवों की आवश्यकता के मध्य पाया जाता है। अर्थात समाज में जो जो जनसंख्या में वृद्धि होगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई सुविधाओं की रिक्वायरमेंट होगी। अपने कार्य में दक्ष प्रवीण लोगों की आवश्यकता होगी और वो संस्थाओं के माध्यम से जब पूरी हो जाती है, उनका योगदान हो जाता है, तो वही उसका प्रकार कहलाता है। दुर्खीम के अनुसार प्रथम दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों में सुदृढ़ता का संबंध उत्पन्न करना है। विभिन्न समाज व्यवस्थाओं में यौन आधारित श्रम विभाजन यह कार्य करता रहा है, जैसे स्त्री पुरुष में भेद, परंतु वर्तमान समाज में यौन आधार का विद्यमान श्रम विभाजन सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है। श्रम विभाजन केवल आर्थिक नहीं वरन सामाजिक एक नियम भी है। इसके लिए नैतिक होना आवश्यक होता है। इसका नैतिक पक्ष समाज में विद्यमान कानून से जोड़ता है। अतः समाज में विद्यमान कानूनों का विश्लेषण ही एक प्रकार की सामाजिक सुदृढ़ता की ओर ले जाता है और यही सुदृढ़ता श्रम विभाजन की ओर संकेत करने वाली प्रतीत होती है। इस संदर्भ में जब हम इसकी अन्य आधार पर व्याख्या करते हैं तो व्याख्या का प्रारूप दूसरे संदर्भ में भी देखा जा सकता है और वो संदर्भ है
पहले हम एक एक को स्पष्ट पढ़ेंगे कि यांत्रिक सुदृढ़ता क्या है। सामाजिक सुदृढ़ता का वह पक्ष जो दमनात्मक कानून से संबंधित है। दमनात्मक कानून का मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसे मान लीजिए किसी जनजातीय समाज में किसी व्यक्ति ने चोरी की और मुखिया उसे आदेश देता है कि भाई चोरी करना जघन्य अपराध है, इसके हाथ काट दीजिए, इस हाथ से चोरी की उस हाथ को काट दो। तो दमनकारी जो कानून होगा वो यांत्रिक सुदृढ़ता वाले समाज में होगा जहाँ पे श्रम विभाजन नहीं है। ऐसे कानून का उल्लंघन वहाँ अपराध माना जाएगा और इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए समाज में दंड का प्रावधान किया जाता है। ये दंडात्मक कानून प्रत्येक प्रकार के सामाजिक सहजीवन के लिए मूलभूत दशाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनका अधिकार इनकी आवश्यकताओं से प्रमाणित होता है और जैसे जैसे सामाजिक आवश्यकताएं बदलती जाती हैं कानून का स्वरूप भी परिवर्तित होता जाता है। जैसे मान लीजिए यांत्रिक समाज के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई जन भावना के विरुद्ध कार्य किया, अब उसको दंड देना सुनिश्चित हो गया, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि वो एक तरीके से वैद्य का काम करता हो, औषधियों का ज्ञान उसको, अब उसकी समाज में आवश्यकता थी तो कानून भी बदला गया और उसको चोरी करने के बदले दंड न देकर उसको सामाजिक बहिष्कार दे दिया कि साहब हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। तो यह आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई यांत्रिक सुदृढ़ता में टिट फॉर टैट था तो ऐसा क्यों किया। तो यह दुर्खिम ने पहले स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण था, कोई प्रवीणता धारण कर रहा था, तो कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता था। हमारे भीतर दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक होती है व्यक्तिगत चेतना और दूसरी होती है सामूहिक चेतना। ऊपरी तौर पर अलग अलग दिखाई देने वाली ये चेतनाएं एक ही सावयव आधार पर खड़ी होती हैं जिनसे व्यक्ति समाज में बंधा रहता है। दमनकारी कानून इसी सुदृढ़ता को प्रदर्शित करता है। अतः दमनकारी कानून मानव समाज में जिस प्रकार सामूहिक चेतना का विकास करता है वह निश्चित सामाजिक सुदृढ़ता को विकसित करती है, जिसे हम यांत्रिक सुदृढ़ता के रूप में पहचान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है सावयवी सुदृढ़ता क्या है। सबसे पहले हम सावयवी शब्द की व्याख्या करेंगे। सावयवी जो विचार है दुर्खिम उसको मानव शरीर के साथ तुलना करता है। जैसे मानव के शरीर में अलग अलग अंग अलग फंक्शन से कार्य करते हैं लेकिन इंटरकनेक्ट होते हैं। आँखों का कार्य अलग है, कान का अलग है, हृदय का अलग है, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, इन सब के अलग अलग फंक्शन हैं। इनका अलग कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये सावयव सुदृढ़ता से जुड़े हुए हैं। यानी अगर हमारा हृदय ये कह दे कि आज मैं धड़कना बंद कर दूंगा तो आँखों का कोई अस्तित्व नहीं है, पैरों का अस्तित्व नहीं है, हमारे उत्सर्जन और प्रजनन तंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी एक दूसरे के साथ जुड़कर ही इनका वजूद बन सकता है। इस तरह की जो सॉलिडिटी बनती है उसे हम सावयवी सुदृढ़ता कहेंगे। यह दृढ़ता कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड अपराध की सघनता के अनुपात में न देकर कानून के पालन के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार के कानून को वास्तविक स्थिति में क्रियाशील बनाने के लिए कानून सावयव को उत्पन्न करता है जो अधिकाधिक विशेषीकृत होते हैं, जैसे प्रशासनिक, न्यायिक, मध्यस्थता करने वाले संगठन, नागरिक संगठन इत्यादि। यहाँ सावयवी सुदृढ़ता को आप कानून की दृष्टि से तुलना करें तो यांत्रिक में अभी हमने पढ़ा कि दमनात्मक कानून की प्रवृत्ति होती है टिट फॉर टैट, जबकि सावयवी सुदृढ़ता के अंदर कानून थोड़े अलग प्रकार के होंगे। इन्हें हम प्रतिस्थापक या प्रतिकारी कानून कह सकते हैं। प्रतिस्थापक या प्रतिकारी कानून का तात्पर्य है अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर भी लिया है तो उसकी अपराध करने की दशा क्या कारण रहे होंगे, उसने जानबूझकर किया या उससे अनजाने में अपराध हुआ, इन सब तथ्यों पर विचार करके फिर उसे दंड तो दिया जाएगा, साथ ही दंड भुगतने के बाद उसे पुनः प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। यांत्रिक सुदृढ़ता वाले समाज में
अगर किसी ने अपराध किया तो उसके ऊपर जिंदगी भर का लेबल लग जाता है कि यह चोर है, डकैत है, ये सजा याफ्ता है। लेकिन स्वाभाविक शुद्धता में ऐसा नहीं है। या व्यक्ति कोई कॉर्पोरेट लॉ का उल्लंघन करता है तो उसे सजा होगी, सजा भुगतने के बाद उसको समाज में वापस घुलने मिलने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की योग्यता है, वो व्यक्ति को विशेष महत्व का कार्य करना जानता है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो, उसको जिंदगी भर का लेबल नहीं लगाएंगे। तो यह विशेष बात स्वाभाविक शुद्धता में देखने को मिली कि यह व्यक्ति को एक अवसर प्रदान किया जाता है समाज में पुनः प्रतिष्ठा के साथ रहने का। यहाँ सामाजिक विकास की प्रक्रिया में दमनकारी कानून निरंतर कम होता जाता है, उसका स्थान सहकारिता कानून कोऑपरेटिव लॉ लेने लगता है। यह विकासशील कानून सामाजिक संबंधों को शक्ति प्रदान करता है तथा इसके संबंधों में मुख्य रूप से दुर्कीम कहते हैं 3 प्रमुख आयाम विकसित होते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक स्थिति में सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना के मध्य संबंध इतने प्रगाढ़ होते हैं कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना पर हावी हो जाती है। इस प्रकार इस समय सामाजिक शुद्धता अधिकतम होगी, अर्थात व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति की चेतना का महत्व कम होगा और कंबाइंड कॉन्शियस या हम कहें सामूहिक रूप से जो चेतना है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नंबर 2, दूसरी स्थिति में सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना के मध्य संबंध समानता का होता है। जब ये समान होगी शुद्धता कम शक्तिशाली होती है, यानी इंडिविजुअल सोच और ग्रुप सोच या सामूहिक विचारधारा जब एक होने लगती है तो ये शक्तिशाली कम होने लगती है। तीसरी स्थिति में दोनों चेतनाओं के मध्य संबंध विषम आनुपातिक होता है, अतः केंद्र से विलगाव की प्रकृति बढ़ती है और सामाजिक संगठन कमजोर होता है। इस प्रकार यांत्रिक सुदृढ़ता का कालांतर में दुर्बल हो जाना स्वभाव है, क्योंकि श्रम विभाजन इस प्रकार की एकता में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। इसलिए विकसित समाज व्यवस्थाओं में यही संबंधों का मुख्य आधार बनता है। यांत्रिक शुद्धता से सावयवी शुद्धता की ओर होने वाला यह परिवर्तन एक सतत ऐतिहासिक नियम है। परिणाम स्वरूप सावयवी शुद्धता की वृद्धि के लिए यांत्रिक शुद्धता विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साथ ही सावयवी शुद्धता में समझौते का तत्व जुड़ता जाता है। ये जो विशद व्याख्या की गई है इसका एक मूल अर्थ आप ये समझें कि जो जो समाज अल्प विकसित रहेगा, जनसंख्या घनत्व कम होगा, आप मान के चलिए वहाँ यांत्रिक शुद्धता है, यहाँ पर यांत्रिक प्रकार की एकता पाई जाएगी। लेकिन जो जो जनसंख्या बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, त्यों आपको ये समझना है कि वहाँ पर सावयवी शुद्धता का प्रभाव बढ़ रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि श्रम विभाजन के कारण क्या हैं जिनकी दुर्कीम ने व्याख्या की है। श्रम विभाजन का विकास सामाजिक इकाइयों द्वारा अपनी व्यक्तिगतता को खो देने के कारण होता है। इसके कारण सामाजिक संबंधों की संख्या में वृद्धि होती है। सामाजिक व्यवस्थाओं का विकासशील प्रक्रिया में घनीभूत होना ऐतिहासिक क्रम में 3 प्रमुख तरीकों से बढ़ता है। देखिए, श्रम विभाजन कब होगा? जब जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी, जनसंख्या का नैतिक घनत्व बढ़ेगा। इसको दुर्कीम कहता है कि औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या के घनत्व का बढ़ना श्रम विभाजन को पैदा करता है। नगरों का निर्माण, विकास, आप्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या की वृद्धि जो सदैव उच्च सामाजिक विकास के साथ आबद्ध जुड़ी हुई प्रतीत होती है। संचार और यातायात के साधनों का जितना ज़्यादा विकास होगा, श्रम विभाजन होगा। सामाजिक आकार का विकास होगा, इसके साथ ही श्रम विभाजित होता है। और श्रम विभाजन सामाजिक आकार की दृष्टि से समानुपातिक होता है, यानी जितना बड़ा आकार उतना ही अधिक श्रम विभाजन। सामाजिक विविधता का विकास भी श्रम विभाजन को बढ़ाने में सहायक होता है। और सामाजिक श्रेणियों का अस्तित्व के लिए संघर्ष, बढ़ता हुआ विशेषीकरण जो परिणामतः श्रम विभाजन को बढ़ाता है। अतः जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है अस्तित्व कठिन हो जाता है और श्रम विभाजन बढ़ने लगता है। इसलिए
श्रम विभाजन के विकास का एक बड़ा कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष भी होता है। श्रम विभाजन के कुछ द्वितीय कारण भी हैं जिन्हें सेकेंडरी फैक्टर्स कहा जाता है। सामूहिक चेतना। अपेक्षाकृत छोटे समाजों में सामूहिक चेतना निश्चित लक्षण लिए होती है। या विद्यार्थी ध्यान दें, यांत्रिक समाज में भी सामूहिक चेतना है, लेकिन सामूहिक चेतना का जो आकार है छोटा होता है। इनकी सामूहिक चेतना कैसे दिखेगी कि 5 लोगों ने मिलकर कोई शिकार किया, अब वो पांचों इस बात पर सामूहिक सहमति प्रकट करेंगी कि भैया शिकार करने में हमने जो बराबर का योगदान दिया था, अब शिकार को वितरण करने में भी हम बराबर का हिस्सा लेंगे। यानी यहाँ पेट की क्षुधा शांत करने के लिए उनके मध्य एक एकता बन रही है, सामूहिक चेतना विकसित हो रही है। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है। सामूहिक चेतना का विकास और ह्रास धीरे धीरे होता है और श्रम विभाजन में कई प्रकार की नैतिकता व कानून जुड़ जाती है, तो वो एक टिपिकल डिवीजन ऑफ लेबर की दृष्टि में बदल जाता है। वंशानुक्रम की बात आती है, इसको हम परंपरागत संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि जहाँ बाप के बाद बेटा राजा बनेगा वहाँ श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि ये तो एक परंपरागत गिफ्ट हो गया कि पिता ने कोई अर्जन किया, पुत्र उसका उपभोग कर रहा है। वंशानुक्रमण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म को ही कुछ विशिष्ट प्राकृतिक शक्तियाँ प्रदान करती है, क्योंकि ये शक्तियाँ उसे पूर्वजों से प्राप्त है, जिसे हम प्रदत्त परिस्थिति के रूप में समझ सकते हैं। वंशानुक्रम के बंधन जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, समझ लीजिए श्रम विभाजन नहीं होगा। व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन की संभावनाएं उतनी कमजोर होगी। हाँ, जितना ज़्यादा वंशानुक्रम कमजोर होगा, परंपरागत सत्ता का ह्रास होगा, आप ये समझें उस जगह श्रम विभाजन बढ़ेगा। वंशानुक्रम के इस भौतिक पक्ष में एक इसका व्यावसायिक पक्ष भी है। व्यवसाय परिवार और प्रजातियों के आधार पर चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, और सामाजिक विकास में वंशानुक्रमण के द्वारा श्रम विभाजन के निर्धारण की प्रक्रिया और भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि क्रियाओं के नए स्वरूप विकसित होते हैं। इस तरह श्रम विभाजन के ये द्वितीय कारण संपन्न हुए। अब प्रश्न उठता है, श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप क्या होते हैं? दुर्खीम ने अब तक जो भी कार्य किया वो श्रम विभाजन के नियम के रूप में प्रस्तुत किए, लेकिन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं की भांति इसका भी एक असामान्य स्वरूप होता है। यह असामान्य स्वरूप कई दिशाओं में हम देख सकते हैं, जैसे आपराधिक व्यवसाय के क्षेत्र में, पूंजी तथा श्रम के मध्य संघर्ष के क्षेत्र में, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संक्रमण के क्षेत्र में, बुद्धिजीवियों के स्तर के क्षेत्र में। ये स्वरूप श्रम विभाजन के विघटन के कारण बनते हैं। श्रम विभाजन का उत्तरोत्तर विकास, क्योंकि सामाजिक विविधताओं को भिन्नताओं को जन्म देता है, जिनकी वृद्धि के कारण सामाजिक संगठनों की अस्थिरता बढ़ती जाती है, और इस बढ़ती हुई अस्थिरता से सामाजिक विघटन का विकास होता है। अत्यधिक श्रम विभाजन स्वयं में असामान्य है। सामाजिक सावयव की रोगात्मक स्थितियों में श्रम विभाजन की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक विघटन की स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। दुर्खीम अपने विशद विवेचन, तार्किक पुष्टि, वैज्ञानिक तथ्यों एवं दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर श्रम विभाजन के विस्तृत विश्लेषण के बाद कुछ निष्कर्षों की चर्चा करते हैं। अब हम श्रम विभाजन के क्या निष्कर्ष है, क्रमशः इन पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला निष्कर्ष है कि प्रत्येक सामाजिक सावयव की यह मांग रहती है कि व्यक्ति उस सावयव के अनुरूप बने। अविकसित सामाजिक व्यवस्थाओं में यह मांग अधिक होती है। सामाजिक जीवन के उत्तरोत्तर विकास के साथ इनमें क्रमशः कमी होती जाती है। देखिए, अभी हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे मान सकता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस की तुलना में ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज कम है, लेकिन ये नई चीज़ है। अगर हम इस कार्य में अपने आप को पारंगत कर लें तो यह एक प्रकार का श्रम विभाजन होगा, या कह दीजिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यह मांग होगी।
अगर हम इस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं तो यह डिवीजन ऑफ लेबर है। उपयुक्त नियम विपरीत नियम भी उतने सार्थक हैं। उच्च सामाजिक व्यवस्थाएं अपने संतुलन और सुदृढ़ता को उस स्थिति में बनाए रख सकती हैं जबकि वे श्रम विभाजन द्वारा संचालित हों। अर्थात श्रम विभाजन के अंदर जितनी ज़्यादा समाज में विविधताएं होंगी, जनसंख्या बढ़ेगी, आप ये मान लीजिए नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन हम उसमें कॉर्पोरेट लॉ, नैतिकता को जोड़ देंगे तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन पूर्ण रूप से संचालित होने लगता है। नंबर 3 पर है, समाज के नैतिक नियमों का मूल लक्षण यह है कि वे सामाजिक सुदृढ़ता की मूलभूत दशाओं को पूरा करें। उदाहरण के लिए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें, कोई व्यक्ति अपराध करे, मान लीजिए उसने सिग्नल पर हेलमेट नहीं लगाया और लाल लाइट में वो गाड़ी लेके आगे बढ़ गया। पुलिस वाला आएगा, बड़ी विनम्रता से बात करेगा, उसके कहेगा भैया आपने गलती की है, चालान कटेगा। अब पहले का जमाना होता है यांत्रिक सुदृढ़ता वाला, तो हो सकता है मुखिया या जो प्रतिनिधि व्यक्ति था आपसे मारपीट करे कि तुमने ऐसा क्यों किया, या मारपीट नहीं है, यह सामान्य चर्चा है, आपने गलती की, आप अपना हर्जाना दीजिए, उसका मुआवजा भरिए, जो भी है आप उसके संदर्भ में फॉलो कीजिए, आपको फ्री कर देगा और आपको हिदायत देगा कि टेक केयर इन फ्यूचर। यानी कहीं ना कहीं आप नैतिकता के नियम काम कर रहे हैं। तो आप माने कि श्रम विभाजन जब होगा तो वह सामाजिक सुदृढ़ता में नैतिक नियमों की विशेष भूमिका होती है। नंबर 4, नैतिकता के सशक्त होने की संभावना तभी है जब नैतिक नियम अधिक संख्या में हो, दृढ़ हो, यानी ये संख्या में अधिक होते हैं, इनकी मारक क्षमता तेज होती है। दृढ़ का मतलब यहाँ पर कठोरता से नहीं है, कठोरता का अर्थ ना होकर इसका अर्थ है कि ये नियम इतने प्रभावशाली हैं कि हर व्यक्ति भयभीत होकर उनके प्रति कार्य करता है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि फला तारीख तक इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, तो लोग भरते हैं, उनको पता नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो ये डर, अधिक संख्या में नियमों को होना व्यक्ति को एक श्रम विभाजन वाले समाज के अनुरूप उस संरचना में डालता है। 5वां, सामाजिक व्यवस्था नैतिक व्यवस्था के अस्तित्व की आवश्यक दशा है। मानव एक नैतिक इकाई इसलिए है क्योंकि वह पहले एक सामाजिक इकाई है। नैतिक होने का तात्पर्य ही किसी समूह के साथ एकात्म होना है और उस समय की एकात्मता में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना है। अर्थात नैतिक व्यवस्था का अस्तित्व श्रम विभाजन के लिए जहाँ आवश्यक दशा है, संख्या में अधिक होने चाहिए ये नियम। और मानव नैतिक इकाई क्यों है? क्योंकि वो पहले सामाजिक इकाई है, वह लोक लाज संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है। फर्क इतना है कि यांत्रिक सुदृढ़ता में उसका संचालन परंपरागत तरीकों से होता था और सावेवी समाज में जहाँ श्रम विभाजन है इसका प्रतिपादन कॉर्पोरेट लॉ प्रतिस्थापक कानून के द्वारा होता है। नंबर 6, जैसे जब हम विकास की सीढ़ियों को लांघते जाते हैं, श्रम विभाजन में सामाजिक सुदृढ़ता की आवश्यकताओं की दशा बनती चल जाती है। अर्थात विकास के साथ साथ श्रम विभाजन का सीधा संबंध है। इसके अगले 7वें बिंदु में, उच्च समाज व्यवस्थाओं में एक सामान्य औसत व्यक्ति को अपनी क्रियाओं को क्षैतिज स्तर पर नहीं फैलाता बल्कि उन्हें एकाग्र होकर विशेषीकरण करता है। अर्थात श्रम विभाजन वाले समाज में कोई भी आम या औसत व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई विशिष्टीकरण होना चाहिए। या विशिष्टीकरण का अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए एक डॉक्टर MBBS की डिग्री पूरी कर ले और वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो विशेषीकृत डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आप उसके पास जाएंगे वो आपके आंखों का दर्द की दवा भी दे देगा, पेट के दर्द की भी दे देगा और आपके बुखार की भी दे देगा। लेकिन वही व्यक्ति जब MD बन जाता है, विशेषीकृत कर लेता है, किसी अंग विशेष का ज्ञान उसको होता है, सपोज वो पेट से संबंधित रोगों का विशेष डॉक्टर है तो आप पेट के रोगी उसके पास जाएंगे। अगर आई से संबंधित है तो आंखों के डॉक्टर के पास हम जाएंगे, अगर लीवर किडनी से संबंधित हम उनके पास जाएंगे। तो अंग विशेष पर उसकी विशेषज्ञता है, विशेषीकरण है। अगर ये विशेषीकरण कहीं होता है, आप इसका अर्थ समझें कि वो श्रम विभाजन वाले समाज का लक्षण है। नंबर 8, व्यक्ति समाज का अंग है तथा उसके लिए उपयुक्त यही है कि वह समाज के एक अंग के रूप में विकसित हो। विशेषीकरण की प्रगति से विखंडित होने के बजाय व्यक्ति का व्यक्तित्व श्रम विभाजन के माध्यम से विकसित होता है। अर्थात यहाँ
व्यक्तित्व को श्रम विभाजन के साथ जोड़ा गया है। व्यक्ति समाज के एक अंग के रूप में विशेषीकरण के माध्यम से, व्यक्तित्व श्रम विभाजन के माध्यम से अपने आप को डेवलप करेगा। यानी पर्सनैलिटी कब बनेगी? जब उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। डॉक्टर वाले उदाहरण में अगर कोई पेट के रोगों का विशेषज्ञ है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो उसका नाम होगा, उसकी पर्सनैलिटी बनेगी और लोग उसे जानेंगे कि फला डॉक्टर पेट के रोग का निदान करने में बहुत श्रेष्ठ है। तो ये श्रम विभाजन के कारण ही हो पाया। नंबर 9, दुर्खिम के मतानुसार श्रम विभाजन के पूर्व व्यक्तित्व अधिक पूर्ण थे, यह एक भ्रम है। श्रम विभाजन का विकास व्यक्ति ने नहीं किया, वह समाज द्वारा विकसित हुआ है। व्यक्ति तो एक माध्यम है, अतः श्रम विभाजन का विकास समाज और व्यक्ति दोनों की प्रगति की आवश्यकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं किसी भी समाज के अंदर जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो यह व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी उसकी प्रगति के क्षेत्र में आवश्यक है। यानी प्रगति और ग्रोथ के लिए डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कंसेप्ट होना चाहिए। अंतिम 10वां निष्कर्ष है, आज के विकासशील समाज में नैतिकता और परंपराओं का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। श्रम विभाजन का अध्ययन इस असामान्य दशा को समझने में सहायक हो सकता है। यानी दुर्खिम यह कहना चाहते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता बढ़ रही है, समाज में नैतिकता में कमी आने लगी है, परंपराओं में तीव्र गति से ह्रास होने लगा है, तो एक अजीब प्रकार की असामान्य दशा बन रही है। यह असामान्य दशा श्रम विभाजन के कारण भी होती है। तो श्रम विभाजन हमें यह बताने में सक्षम होता है कि कौन सी तो परंपराओं की वजह से असामान्यता आई है और कौन सी श्रम विभाजन के माध्यम से आई है। इस गूढ़ ज्ञान को दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो अंग्रेजी में नहीं है, मूलतः फ्रेंच भाषा में है, उसमें दिया है। हम इस संपूर्ण व्याख्या के आधार पर एक जनरल थीम बना सकते हैं कि श्रम विभाजन क्या होगा। नटशेल में आप इतना समझें, अपने कार्य में दक्ष प्रवीण व्यक्तियों का समुच्चय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जब कार्य करने लगता है, शरीर के अंगों की भांति सावयवी एकता स्थापित करते हुए अपने अपने कार्य तो करता है, साथ ही इंटरकनेक्ट होने लगता है, तो ऐसी दशा समाज में श्रम विभाजन को प्रकट करती है। जिस समाज में जितना अधिक श्रम विभाजन होगा वह समाज उतना ही प्रगतिशील, उन्नतिशील और श्रेष्ठ माना जाएगा, विकसित माना जाएगा। अगर किसी समाज में परंपरावादिता ज़्यादा है, वंशानुगतता ज़्यादा है, वहाँ आज भी जैसे को तैसा सिद्धांत पर दंड दिया जाता है, मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, प्रतिस्थापक कानून का अभाव होता है, आप स्पष्ट समझें कि उस समाज में श्रम विभाजन नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह जो व्याख्या है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप नियमित रूप से इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।